तक अपन जर्नल के नियम पढ़ रहे हैं और जर्नल के नियम जो पढ़ रहे हैं, तीन खाते और तीन खातों के तीन नियम हमने पढ़े हैं। हमेशा कोई भी लेन देन को जब हम लिखते हैं तो एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है। किसी भी खाते को डेबिट किया जाएगा तो किस नियम के अंतर्गत किया जाएगा? कि व्यक्तिगत खाता है, कि वास्तविक खाता है, कि अवास्तविक खाता है। और इन तीन खातों के तीन नियमों के आधार पर हम किसी भी खाते को डेबिट करते हैं अथवा क्रेडिट करते हैं। कोई लेन देन में आप देखें, एक खाता डेबिट होगा तो दूसरा खाता क्रेडिट होगा। ऐसी स्थिति जितनी रकम डेबिट में आएगी उतनी ही रकम आपके क्रेडिट में भी आएगी। अब देखिए, कुछ लेन देन हमने बैंक संबंधी लेन देन भी पढ़े। कल बट्टे की बात कर रहे थे, बट्टा या छूट, कटौती, दो प्रकार के बट्टों की बात हुई। व्यापारिक बट्टा उधार बिक्री या उधार माल खरीदने के समय दिया जाता है, कोई प्रविष्टि नहीं की जाती उसके लिए डेबिट या क्रेडिट, केवल अमाउंट घटा के दिखा रहे थे हम। ऐसे ही नकद बट्टा, किसी व्यक्ति से शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए या नकद भुगतान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नकद बट्टा दिया जाता है। जड़क प्रविष्टि में हम नकद बट्टे को, अगर वो हानि है तो डेबिट करेंगे, लाभ है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये चीज आपने देखी। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम जड़क प्रविष्टि की बात कर रहे हैं। जैसे रमेश से 5,000 रुपये प्राप्त करने थे। रमेश से 5,000 रुपये प्राप्त करने थे, लेकिन 2,000 रुपये ही प्राप्त हुए। लेकिन 2,000 रुपये ही प्राप्त हुए, शेष राशि डूब गई। शेष राशि डूब गई। रमेश से कितने रुपए आने थे हमको? 5,000, लेकिन मिले कितने उससे? केवल 2,000। आपसे पूछा जाए कितने रुपए डूब गए? 3,000 रुपए डूब गए। 2,000 प्राप्त हुए, 3,000 रुपए डूब गए, कुल 5,000 का हिसाब था क्या? अगर हम देखें रुपए प्राप्त हुए कैश, कोई राशि हमारी डूब गई है, डूबने को हम कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स, डूबत ऋण। क्या चीज है ये? डूबत ऋण, बैड डेट्स। और एक रमेश, कैश, बैड डेट्स और रमेश। ये तीन खाते हमने पहचाने। कैश संपत्ति है, वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। कैश वास्तविक खाता।
डूबल ऋण हानि है, किस खाते की श्रेणी में आएगा? अवास्तविक खाते की श्रेणी। रमेश व्यक्तिगत खाता है, व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिगत। कैश, बैड डेट्स और रमेश, तीन खाते। कैश संपत्ति है, वास्तविक खाते में आ गया। अब हम बात करते हैं कि वास्तविक खाता बताता क्या है हमको। संपत्ति आती है तो डेबिट करेंगे और जाती है तो क्रेडिट करेंगे, ये नियम है। रमेश से रुपए प्राप्त हुए, कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, डीआर। बैड डेट्स अवास्तविक खाता है, हानि और खर्चे डेबिट किए जाते हैं। बैड डेट्स डूबत ऋण अवास्तविक खाता है, और अवास्तविक खाता आपको ये बताता है कि सभी हानि और खर्चे क्या किए जाते हैं? डेबिट किए जाते हैं। तो डूबत ऋण हानि है, क्या करेंगे हम इसको? डेबिट करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट है। कैश संपत्ति आ रही है वास्तविक खाते के अंतर्गत, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। बैड डेट्स अवास्तविक खाते की श्रेणी में है, पैसा डूबना व्यापार के लिए नुकसान है, हानि की स्थिति है, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं। और रमेश व्यक्तिगत खाता है क्या? और व्यक्तिगत खाते को पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो तो डेबिट होता है, और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। तो रमेश का खाता, रमेश से रुपए प्राप्त हुए, टू लिखने का मतलब ही यहाँ क्रेडिट हो जाता है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू रमेश। रमेश से 5,000 रुपए के स्थान पर केवल कैश कितना आया है? तो कैश डीआर के सामने हम 2,000 रखेंगे। रुपए डूब गए, व्यापार के लिए हानि है, 5,000 में से 2,000 डूब गए, 3,000। और रमेश देने वाला व्यक्ति है, और देने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो रमेश का जो खाता है क्रेडिट किया है। तो हमारी जो एंट्री है, कैश दिया 2,000, जितनी राशि डूब गई, बैड डेट्स दिया, व्यापार के लिए हानि है, बैड डेट्स दिया, और टू रमेश, रमेश देने वाला है, तो ये चीज आपकी। और एक निजी प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए व्यापार से 5,000 रुपए निकाले। निजी प्रयोग के लिए व्यापार से 5,000 रुपए निकाले। निजी प्रयोग के लिए व्यापार से कितने रुपए निकाल लिए हमने? 5,000 रुपए निकाले।
रुपए निकाले व्यापार से कैश, और घरेलू उपयोग के लिए चाहे हम रुपए निकालें चाहे माल निकालें, ड्राइंग्स। व्यापार से रुपए निकाले, कैश वास्तविक खाता है, व्यापार से रुपए निकाले तो व्यापार में से कैश जा रहा है, संपत्ति है वास्तविक खाता है, कैश जा रहा है, व्यक्तिगत खाता है, ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट शेष होता है, तो एंट्री हमारी जो बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स डीआर के सामने भी 5000 लिखोगे आप। घरेलू उपयोग के लिए, निजी उपयोग के लिए रुपए या माल निकालना, व्यक्तिगत आहरण, ड्राइंग्स डेबिट होता है हमेशा। इसका कौन सा शेष होता है? डेबिट शेष होता है। ड्राइंग्स दिया, व्यापार में से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है क्या? तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट एंट्री बन जाएगी। लेकिन मैं इसी को कहूं कि निजी प्रयोग के लिए 5000 रुपए का माल निकाला, निजी प्रयोग के लिए व्यापार से 5000 रुपए का माल निकाला, निजी प्रयोग के लिए व्यापार से 5000 रुपए का माल निकाला, ड्राइंग्स और माल निकाला। तो माल निकालने के लिए तो खरीदा हुआ जो माल होगा वो हमने व्यापार से निकाला होगा। निजी प्रयोग के लिए व्यापार से 5000 रुपए का माल निकाला, मतलब पहले व्यापार में हमने माल खरीदा होगा, उस माल को हमने घरेलू उपयोग में काम में ले लिया, तो खरीदे गए माल में कमी हुई। व्यापार से माल जा रहा है, खरीदा हुआ माल जा रहा है, माल आता है तो डेबिट करते हैं, और माल जा रहा है व्यापार से, माल में कमी हो रही है, खरीदे गए माल में क्रेडिट करेंगे क्या? एंट्री बन गई मेरी ड्राइंग्स अकाउंट दिया है टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट दिया है टू परचेज अकाउंट। निजी प्रयोग के लिए माल निकाला तो ड्राइंग्स दिया टू परचेज बनाई मैंने। निजी प्रयोग के लिए व्यापार से रुपए निकाले तो ड्राइंग्स दिया। निजी प्रयोग के लिए चाहे रुपए निकाले या माल निकाले, ड्राइंग्स तो डेबिट होगा, आहरण व्यक्तिगत खाता। लेकिन रुपए निकाल रहे तो कैश जाएगा व्यापार से, तो टू कैश लिखेंगे, और माल निकाला तो खरीदे हुए माल में से, व्यापार में से माल निकाल रहे हैं हम, तो टू परचेज। और देखिए श्याम से राम से 4000 रुपए ध्रुवत ऋण की वसूली हुई। राम से 4000 रुपए ध्रुवत ऋण की वसूली हुई। राम के ऊपर कोई पैसा ध्रुवत ऋण के रूप में था, लेकिन अब राम से वो 4000 रुपए डूबा हुआ जो था पैसा वो प्राप्त हुआ।
₹4000 डूबत ऋण के वसूल हो रहे हैं। कैश और डूबत ऋण जो वसूल हो रहा है, बैड टैक्स आनी थी, अब रिकवर्ड हो रहा है। राम से डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो रहा है, राम का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, राम से डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो रहा है तो राम का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहली तो कैश संपत्ति है। आपसे पूछा जाए किस खाते की श्रेणी में आता है, तो आप कहेंगे वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है। कैश आ रहा है क्या? श्याम से डूबा हुआ रुपया मिल रहा है आपको, कैश आ रहा है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट दिया और डूबा हुआ पैसा हमको प्राप्त हो रहा है, डूबत ऋण से वसूली हो रही है, व्यापार के लिए लाभ है, तो कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स अकाउंट, ये वास्तविक खाता है। हानि और खर्चे तो डेबिट होते हैं, लेकिन लाभ और आय को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ डूबा हुआ पैसा प्राप्त होना हमारे लिए लाभ की स्थिति है क्या? ऐसी स्थिति में हम लाभ को क्रेडिट करेंगे। डूबत ऋण की वसूली हो रही है, डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो रहा है हमारे को, लाभ है, लाभ हो रहा है, क्रेडिट किए जाते हैं। कैश आ रहा है, एंट्री हो गई हमारी कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो कैश डीआर के सामने भी हम 4000 लिखेंगे और बैड डेट्स रिकवर के सामने भी 4000 लिखेंगे। कैश आ रहा है तो कैश डेबिट और डूबा हुआ पैसा हमको वसूल हो रहा है, हमारे लिए लाभ है, तो एंट्री होंगी हमारी कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स अकाउंट। और देखिए 20,000 रुपए नकद से व्यापार प्रारंभ किया। 20,000 रुपए नकद से व्यापार प्रारंभ किया। ₹20,000 नकद से व्यापार प्रारंभ किया। कैश और व्यापार जो प्रारंभ होता है वो पूंजी से, कैपिटल। 20,000 रुपए नकद से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार में कितना कैश आ रहा है, 20,000। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, संपत्ति है, वास्तविक खाता है, व्यापार में कैश आ रहा है, पूंजी खाता व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आता है। इसमें भी
पूंजी खाता क्या होगा यहाँ पर? क्रेडिट। एंट्री जो हमारी बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। कैश के सामने भी हम डीसीआर लिखेंगे और कैपिटल के सामने भी डीसीआर। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। कैश दिया, कैश आया, पूंजी देने वाले जो व्यक्ति है उसको क्रेडिट किया जाता है, लेकिन यहाँ पूंजी देने वाले व्यक्ति का तो नाम नहीं है, लेकिन पूंजी खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। और देखिए किराया 2000 रुपए चेक से चुकाया। किराया 2000 रुपए किससे चुका रहे हैं? चेक से। किराया 2000 रुपए चेक से भुगतान। किराए को अंग्रेजी में कहते हैं रेंट। और चेक से भुगतान करने वाली संस्था कौन है? बैंक। किराया, किराए को अंग्रेजी में रेंट। और किराया नकद चुकाता है तो कैश की बात करते हैं। किराया हम किससे चुका रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक। रेंट और बैंक। किराया चेक से भुगतान किया। रेंट को डेबिट करेंगे। अवास्तविक खाता है, हानि और खर्चे डेबिट किए जाते हैं। रेंट डेबिट होगा। अवास्तविक खाता है, किराया चुकाया हमारे लिए खर्चा है, और खर्चा क्या किए जाते हैं? डेबिट किए जाते हैं। एंट्री रेंट अकाउंट दिया। चेक से पेमेंट हो रहा है, अर्थात भुगतान देने वाली संस्था बैंक है। बैंक व्यक्तिगत खाता, बैंक भुगतान देने वाली संस्था है। पाने वाले को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एंट्री बनेगी हमारी रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक। रेंट डीआर के सामने भी 2000 लिखूंगा और टू बैंक के सामने भी 2000। रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक। ऐसी स्थिति में किसी भी खर्चे का भुगतान एक तो नकद किया जा सकता है, रेंट डीआर टू कैश करते हैं हम, किराया नकद चुकाया जाता है, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। लेकिन किराया चेक से चुकाया जा रहा है, चेक से भुगतान करने वाली संस्था बैंक है, एंट्री रेंट अकाउंट डीआर टू है। किराया 2000 रुपए चेक से चुकाया। और देखिए बार बार में ये उदाहरण ले रहे हैं, 4000 रुपए की मशीनरी खरीदी तथा
चेक से भुगतान किया, ₹4000 की मशीनरी खरीदी तथा चेक से भुगतान किया। मशीन खरीदी अर्थात संपत्ति खरीदी। जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं या बेचते हैं, खरीदी का मतलब परचेज या सेल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। बार बार मेरी बात कही जाती है, आपको सिखाई जा रही है। माल खरीदा तो हम परचेज, माल बेचा तो सेल्स, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं संपत्ति खरीदी। खरीदी संपत्ति का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? संपत्ति का नाम आएगा। एक खाता तो मशीनरी प्रमाणित हुआ है, और चेक से भुगतान किए बैंक। दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। मशीन खरीदी और पेमेंट किससे कर रहे हैं हम? चेक से। संपत्ति चाहे मशीन हो, फर्नीचर हो, कैश हो, कोई भी संपत्ति का खाता किस खाते की श्रेणी में आता है? आपको ध्यान रखना है, संपत्तियों से संबंधित जितने भी खाते हैं वास्तविक खाते की श्रेणी में। मशीनरी संपत्ति है, किस खाते की श्रेणी में? वास्तविक खाते की श्रेणी में। एक तो वास्तविक खाता, और दूसरा बैंक भुगतान देने वाली संस्था है, व्यक्तिगत खाते की श्रेणी। अब हम मशीन की बात करें। वास्तविक खाते का नियम तो ये कहता है संपत्ति आ रही है तो डेबिट करेंगे और जा रही है तो क्रेडिट। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मशीन खरीदी तो मशीन आई होगी या गई होगी? तो आपका क्या जवाब आएगा कि मशीन खरीदी है तो व्यापार में मशीन आई होगी, संपत्ति आई होगी। तो संपत्ति आती है तो उसे डेबिट किया जाएगा, मशीनरी अकाउंट किया। मशीन खरीदी और किससे पेमेंट कर रहे हैं? चेक से। चेक से भुगतान किया है तो भुगतान देने वाली संस्था कौन है? बैंक है। भुगतान देने वाली संस्था कौन है? बैंक है। पाने वाले व्यक्ति को तो हम डेबिट करते हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था या फर्म अगर पाने वाला है उससे डेबिट करते हैं, और संस्था या व्यक्ति देने वाला हो तो उससे क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर बैंक भुगतान देने वाली संस्था है, इसलिए बैंक खाते को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। मशीनरी दिया, मशीनरी व्यापार में आ रही है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। चेक से भुगतान देने वाली संस्था कौन है? बैंक है, तो बैंक खाते को क्या किया जा रहा है? क्रेडिट किया जा रहा है। तो आप देखेंगे मशीनरी अकाउंट डीआर के सामने भी हम 4000 लिखेंगे और टू बैंक के सामने भी 4000 लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। मशीनरी खरीदी और उसका भुगतान किससे किया? चेक से किया। तो ये एंट्री हमारी बनेगी यहाँ, मशीनरी अकाउंट डीआर टू बैंक। अगर ये मशीन खरीदी और नकद भुगतान किया होता तो बैंक के स्थान पर कैश, व्यापार से कैश जाता, और व्यापार से अगर कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। मशीन खरीदी और कैसे भुगतान किया? अगर नकद भुगतान किया है तो भुगतान देने वाली संस्था
चेक में तो बैंक थी, लेकिन पेमेंट जब नकद होता है तो व्यापार से कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट। इसी को मैं ऐसे कहूं, 4,000 रुपए की मशीनरी किसान से खरीदी, 4,000 रुपए की मशीनरी किसान से खरीदी, ना तो ये नकद का लेन देन है, ना ये इसमें पेमेंट चेक से हो रहा है। संपत्ति खरीद रहे हैं हम, लेकिन वो संपत्ति जो खरीद रहे हैं वो उधार खरीद रहे हैं। किससे मशीन खरीदी जा रही है? किसान से मशीन खरीदी जा रही है, और किसान से जो मशीन खरीदी जा रही है इसका उधार का लेन देन। दो खाते, एक तो मशीनरी और दूसरा किसान। मशीनरी और किसान। संपत्ति है किस खाते की श्रेणी में? वास्तविक खाते की श्रेणी में। संपत्ति चाहे हम नकद खरीदें चाहे उधार खरीदें, व्यापार में संपत्ति आ रही है पहली चीज, और संपत्ति व्यापार में आती है तो उसे डेबिट किया जाता है। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट टी है। किससे खरीदी? किसान से खरीदी। कौन सा खाता है किसान? व्यक्तिगत खाता है। नियम आता है को पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। अब मैं आपसे पूछूं, किसान से मशीन खरीदी, किसान पाने वाला दिख रहा है या आपको देने वाला दिख रहा है? तो हम कहेंगे कि किसान देने वाला व्यक्ति है और देने वाले व्यक्ति को हम क्रेडिट करते हैं। एंट्री होने की हमारी मशीनरी अकाउंट या टू किसान अकाउंट। मशीनरी डीआर के सामने भी मैं 4,000 लिखूंगा डेबिट में, और टू किसान के सामने भी क्रेडिट में कितने रुपए आएंगे? 4,000 रुपए आएंगे। तो ये एंट्री हमारी बन गई मशीनरी अकाउंट डीआर टू किसान। और देखिए महेश से 5,000 रुपए का नकद तथा 4,000 रुपए का उधार माल खरीदा। 5,000 रुपए का नकद तथा 4,000 रुपए का उधार माल खरीदा। महेश से 5,000 रुपए का नकद तथा 4,000 रुपए का उधार माल खरीदा। दोनों तरह से माल खरीदा जा रहा है, नकद भी माल खरीद रहे हैं और एक उधार माल भी खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम दो एंट्रियां बना सकते हैं। एक तो नकद माल खरीदा,
नकद माल खरीदा तो उसमें महेश का नाम नहीं आएगा, परचेज और कैश लेके आए। महेश से नकद माल खरीदा है, महेश का नाम नहीं लिखेंगे तो फिर नकद का लेन देन है। तो परचेज खरीदा, माल आ रहा है व्यापार में, और व्यापार में माल अगर आता है तो उसको डेबिट किया जाएगा। और माल खरीदा व्यापार में से जा क्या रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है क्या, कैश आता है तो डेबिट, और कैश जा रहा है तो एंट्री बनेगी हमारी परचेज अकाउंट दिया टू कैश 5,000। एंट्री होंगी हमारी नकद माल खरीदने की, क्योंकि नकद माल खरीदा है उसमें महेश का नाम हम नहीं लिखेंगे, तो ऐसी स्थिति में परचेज अकाउंट दिया टू कैश। दूसरा हम कह रहे हैं कि महेश से 4,000 का माल उधार खरीदा, उधार का लेन देन है, दो खाते प्रभावित हुए क्या, एक तो परचेज खरीदने को, और किससे खरीद रहे हैं, महेश से, दूसरा खाता है महेश, परचेज और महेश। माल खरीदा, चाहे वो नकद है चाहे उधार माल आ रहा है क्या हमारे पास, तो परचेज को क्या करेंगे हम, डेबिट। महेश से खरीदा, महेश पाने वाला दिख रहा है कि आपको देने वाला दिख रहा है, आपने को महेश से खरीदा, देने वाला है व्यक्ति, तो एंट्री में महेश को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट दिया टू महेश अकाउंट। चलो, दो एंट्री बनाई जा सकती है, परचेज अकाउंट दिया टू महेश, इन दो एंट्रियों के स्थान पर आप देख रहे हैं यहां भी परचेज दिया और यहां भी परचेज दिया। कुल कितने रुपए का माल खरीदा है हमने, चाहे वो नकद है या उधार है, तो माल जो खरीदा है वो कुल मिलाकर के हमने 9,000 का खरीदा, परचेज दिया। खरीदने में कैश कितना गया, वो टू कैश, और किससे खरीदा है वो, टू महेश। देखिए परचेज अकाउंट दिया, कुल कितने रुपए का माल खरीदा हमने, 9,000। कुल कितने रुपए का माल खरीदा है हमने, 9,000। खरीदे में कैश कितना गया, 5,000। महेश देने वाला व्यक्ति है क्या, क्रेडिट करते हैं क्या उसको, पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। तो ये दो एंट्री बनाई जा सकती हैं, और उनके स्थान पर एक एंट्री भी आपकी बनाई जा सकती है जिसमें कुल जो माल खरीदा है वो तो खरीदा हुआ माल परचेज दिया, जितने रुपए व्यापार से कैश गया है तो वो टू कैश में आएगा 5,000, और महेश देने वाला व्यक्ति है क्या, महेश को हम क्रेडिट करेंगे क्या, एंट्री में परचेज अकाउंट दिया टू कैश और टू महेश लिख देंगे। ये एंट्री आपके इस तरह तैयार होगी। देख रहे हैं हम इसको, दो एंट्रियां बनाई जा सकती हैं, नकद माल खरीदने की और दूसरा उधार माल खरीदने की। इन दो के स्थान पर इनको दोनों को मिलाकर के परचेज दिया और परचेज दिया 9,000 कर दिया हमने, टू कैश ले लिया 5,000, और टू महेश कितना ले लिया, 4,000 रुपए ले लिए। तो इस तरह आपके एक एंट्री बनाई जा सकती है।
बैंक से 10,000 रुपये निकाले, बैंक से 1 रुपये निकाले, 10,000 रुपये निकाले, बैंक से 10,000 रुपये निकाले, एक तो कैश खाता प्रमाण को और दूसरा बैंक कैश और बैंक। कैश दिया, कैश आया, और बैंक देने वाली संस्था है क्या, कैश डीआर टू बैंक। तो कैश डीआर के सामने भी 10,000 लिखेंगे और बैंक देने वाली संस्था है, क्रेडिट करेंगे हम। बैंक से 1 रुपये व्यापार के लिए निकाले, 10,000 रुपये निकाले, 2 खाते प्रभावित हुए यहाँ पर, एक तो कैश और दूसरा बैंक का खाता। बैंक का खाता व्यक्तिगत खाता है, बैंक देने वाली संस्था है, बैंक से रुपये निकाल रहे हैं, तो व्यापार में कैश आया तो कैश को तो डेबिट करेंगे, और बैंक देने वाली संस्था है क्या, एंट्री बन गई हमारी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, आपकी एंट्री बनेगी। तो बैंक से रुपए निकाले। धीरे धीरे अपन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, कुछ एंट्रियां आपकी बनाई जा सकती हैं। आज का ये मेरा व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।